तो बच्चों ये है हमारा PYQ सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है मूविंग चार्जेस। पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आया हुआ है CBSE 2025 में वो क्या है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर विद द सेम वेलोसिटी v in a uniform magnetic field B such that V is perpendicular to B. The ratio of the radii of their paths. तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हमें पता है जब भी ऐसी कंडीशन हो कि वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, उनकी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होती है। ठीक है, डिफरेंट केसेस होते हैं हमारे पास जिनमें अगर ये वाला केस हो कि स्पीड इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो पार्टिकल हमारा सर्कल में घूमता है और उस सर्कल की रेडियस क्या होती है, उस सर्कल की रेडियस होती है R इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई QB। ठीक है, ये उस सर्कल की रेडियस होती है। चलिए, तो हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। अब प्रोटॉन के लिए मान लो मैं लिखता हूँ, तो प्रोटॉन के लिए मैं क्या लिखूँगा, Rp इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू स्पीड ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर हम नोट करेंगे कि हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड सेम है दोनों की और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, तो स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। प्रोटॉन का मास मैं एज्यूम कर रहा हूँ कितना होता है, m। सिमिलरली अगर मैं अल्फ़ा पार्टिकल के लिए लिखूं तो आर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। बच्चों अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है वो क्या होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है और अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मास क्या लिख देंगे, अगर मैं प्रोटॉन के मास को m बोल देता हूँ तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4m, स्पीड सेम होगी, चार्ज इसका 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है इनटू b। दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, रेशियो निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अगर आप Rp डिवाइडेड बाई R अल्फ़ा करते हैं तो क्योंकि रेशियो है तो इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं, 2EB डिवाइडेड बाई 4mv। तो आपके पास कैंसिल हो जा रही हैं चीज़ें, 1:2 आ रहा है आपका आंसर। क्लियर, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CBSE 2024 में आया हुआ सवाल, A particle of mass m and charge q describes a circular path of radius r in a magnetic field. If its mass and charge were 2m and q by 2 respectively, the radius of its path would be। सेम ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास रेडियस दिया हुआ है r और हमें पता है रेडियस क्या होता है, हमने अभी देखा कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv डिवाइडेड बाई QB। अब कहता है अगर हम मास को डबल कर देते हैं, चार्ज को हाफ कर देते हैं तो रेडियस कितना होगा। तो अब हम क्या कर देते हैं, मास को हम कर देते हैं, रेडियस लेट से r डैश हो जाता है, मास को हम कर देंगे डबल और चार्ज को कर देंगे हाफ, बाकी पैरामीटर्स सेम रहेंगे। ठीक, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 4mv डिवाइडेड बाई QB। तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि रेडियस कितना हो गया, 4 टाइम्स r हो गया, क्योंकि ये वैल्यू तो r है, ये वैल्यू तो आपकी r है, तो रेडियस 4 टाइम्स r हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास CBSE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, A particle of mass m and charge q moving with a uniform velocity v vector is equal to this enters a region with a magnetic field b naught j cap. After some time, an electric field E vector is equal to E naught j cap is also switched on in the region. The resulting path described by the particle. ठीक है, हमें ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल देखनी है। जब भी किसी पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो हमारे पास 3 केसेस होते हैं। आपको पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर पार्टिकल को भेजते हैं, पहला केस जैसे होता था हमारे पास
कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को इधर फेंके मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या उसके अगेंस्ट, तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तब तो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है, स्ट्रेट होती है। दूसरा केस क्या था जो हमारा पहले क्वेश्चन में था, अगर हम पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं, तो फिर ये सर्कल में घूमता है। और थर्ड केस क्या होता है बच्चों हमारे पास, कि अगर हम किसी रैंडम एंगल पे, कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे, एंगल थीटा पे फेंकते हैं, तो ये क्या करता है, ये हेलिकल पाथ करता है। ठीक है, 3 केसेस होते हैं, हेलिकल पाथ करता है और इसकी एक कांस्टेंट पिच होती है। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल को कुछ v वेलोसिटी दे रहे हैं एंड इट एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज अलोंग y एक्सिस, j कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो y एक्सिस के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये है मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू b नॉट j कैप। ठीक है, पार्टिकल को वेलोसिटी दी जा रही है, क्या वेलोसिटी दी जा रही है, v इज इक्वल v वेक्टर v नॉट x i कैप प्लस v नॉट y j कैप। तो पार्टिकल को कुछ ऐसे रैंडम वेलोसिटी हम दे रहे हैं v वेक्टर, जिसका एक कंपोनेंट क्या है, जिसका एक कंपोनेंट बच्चों x में है और एक कंपोनेंट y में है। इसका एक कंपोनेंट x में है v नॉट x और एक कंपोनेंट y में है v नॉट y। तो ये पार्टिकल जो है, देखो, जो कंपोनेंट वेलोसिटी का फील्ड के अलोंग होता है उसकी वजह से पार्टिकल आगे जाता है, जो कंपोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर टू फील्ड होता है उसकी वजह से पार्टिकल सर्कल में घूमता है। वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल अलोंग द फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू द फील्ड। परपेंडिकुलर टू द फील्ड की वजह से पार्टिकल क्या करता है, सर्कल में घूमता है। इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर पे सर्कुलर मोशन। और जो हॉरिजॉन्टल है, जो अलोंग है, उसकी वजह से पार्टिकल क्या करता है, इसकी वजह से जाएगा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में। तो नेट पाथ क्या होता है, हेलिकल, कि पार्टिकल क्या करेगा, सर्कल में भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा, तो ये नेट पाथ आता है हेलिकल। अब जो सिचुएशन गिवन है हमारे पास, वहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल का हमारे पास जो ये वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ये वाला, इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल स्ट्रेट जाना चाहेगा। और ये जो परपेंडिकुलर है फील्ड की, क्योंकि फील्ड अभी वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये जो कंपोनेंट है इसकी वजह से पार्टिकल क्या करना चाहेगा, सर्कल में घूमना चाहेगा। तो नेट पाथ क्या होगा पार्टिकल का, देखिए नेट पाथ पार्टिकल का कुछ ऐसा होगा, ये है पार्टिकल यहाँ पे Q, तो नेट पाथ चार्ज पार्टिकल का कुछ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। जो कंपोनेंट क्या होता है फील्ड के अलोंग, वो पार्टिकल को आगे बढ़ाता है, जो फील्ड के परपेंडिकुलर होता है वो गोल घुमाने में हेल्प करता है, सर्कुलर मोशन। तो नेट पाथ ऐसा होना चाहिए। और पिच क्या होती है, पिच होती है पार्टिकल क्या, क्योंकि पिच होती है ये वाली डिस्टेंस। जब पार्टिकल एक राउंड सर्कल कंप्लीट करता है तो हॉरिजॉन्टली कितना मूव करता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। क्लियर। अब कहता है कि इसी समय क्या किया गया, आफ्टर सम टाइम एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट जे कैप इज ऑल्सो स्विच्ड ऑन। अब यहाँ तक अगर बात होती कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, तब तो हम बोलते कि पार्टिकल हेलिकल पाथ में घूम रहा है विद कांस्टेंट पिच, तब तो हम फिर ये बात करते अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होती। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, थोड़े टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर दी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही डायरेक्शन में है, E इज इक्वल टू ई नॉट जे कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर के डायरेक्शन में है, ये ई नॉट जे कैप, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स क्या होती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होती है इट इज Q इंटू ई, Q इंटू ई होगी इसकी फोर्स। ठीक, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन Q ओवर m, भाई फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसकी वजह से एक्सेलरेट करेगा ये पार्टिकल, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फिर इसकी स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा क्योंकि फील्ड ऑन कर दी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से इसकी जो स्पीड है जब आप u प्लस ए टी, अब क्योंकि आपने एक्सेलरेशन निकाल ली है तो टाइम के साथ टाइम 0 भरा, टाइम 1 2 3, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा स्पीड भी इंक्रीज होगी। अच्छा, टाइम इंक्रीज होगा स्पीड इंक्रीज होगी तो ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो फोर्स भी वाई डायरेक्शन में लगेगी। एक्स में तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो एक्स में 0 एक्सेलरेशन है लेकिन वाई में एक्सेलरेट भी करेगा। तो यदि एक्सेलरेट करेगा तो इसकी जो पिच होगी वो इंक्रीजिंग पिच होगी, क्योंकि टाइम के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी। तो पार्टिकल का नेट पाथ कुछ इस तरह से बन सकता है कि यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं कि पार्टिकल का जो नेट पाथ है वो इंक्रीजिंग पिच का बन सकता है, कि यहाँ से ये ठीक है, पिच की वैल्यू बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंकें तो स्ट्रेट लाइन पाथ, परपेंडिकुलर टू फील्ड फेंकें तो क्या होता है उसका सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, और अगर एट एन एंगल विद फील्ड फेंकें तो हेलिकल ट्रेजेक्ट्री बनती है। अब यहाँ पर हेलिकल ट्रेजेक्ट्री बन रही थी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होने की वजह से पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी आ गया, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी अगर बढ़ती जाएगी तो उसका पाथ जो होगा वो हेलिकल तो होगा पर पिच इंक्रीजिंग होगी पार्टिकल की। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि पिच ये जो होगी ये इंक्रीजिंग होगी, कांस्टेंट पिच नहीं होगी। ये इसका तो डी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या है, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक बोला इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, और एक प्रोटॉन्स की बीम है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, मूव पैरेलल टू ईच अदर, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। आपको पता है सेम करंट क्या करते हैं, सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर सेम करंट होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अगर अपोजिट करंट्स होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, देखो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की तरफ हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास राइट की तरफ, तो करंट कहाँ की तरफ होगा, यहाँ इधर होगा करंट। और प्रोटॉन्स, चलो इसको कलर बदल देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वाले केस में करंट इधर है, जिधर प्रोटॉन होते हैं उधर ही करंट होते हैं, प्रोटॉन वाले केस में करंट इधर है। तो करंट क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन जिधर होते हैं करंट उसके उल्टा, प्रोटॉन जिधर होते हैं करंट उसकी डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट करंट्स हैं, ऑपोजिट करंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो दे रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन कहाँ को जा रहा है, ये इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस में है और इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में। इन व्हाट डायरेक्शन द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर आप यूज़ करोगे। अच्छा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ है तो सिमिलर वे में करंट कहाँ होगा, क्योंकि रूल तो करंट के लिए लगता है। रूल क्या होता है हमारे पास, एफ बी आई,
ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगा, नेगेटिव एक्स में। तो आपके पास क्या आ गया, रूल कैसे लगेगा, देखिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई ऊपर की तरफ, करंट आ गया ये लेफ्ट की तरफ। तो अब आपको फोर्स निकालनी है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगा सकते हैं, एफ बी आई, एफ बी आई। तो एफ बी आई अगर आप लगाओगे तो आपके पास नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आएगी ये वैल्यू, नेगेटिव जेड एक्सिस, माने जो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ रही है वो इनटू द प्लेन आ रही है, ये मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, सिंपल। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपने थंब, इंडेक्स फिंगर और सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। और आपके पास ये आपने इनको अलाइन कर लेना है, आप सबको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना आता होगा, ठीक। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस। एक और भी तरीका होता है, अगर आप राइट हैंड पाम रूल लगा लो वो भी हमारे पास ईजी रहता है। जिधर फील्ड होती है, जिधर देखो फील्ड होती है उधर आप अपने ये राइट हैंड से आप फील्ड की डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, अपने राइट हैंड रूल लगा सकते हैं और राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं उनको फील्ड की डायरेक्शन में हम अलाइन कर देंगे, और जो अंगूठा है, अंगूठा जो थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो आपका पाम होता है, पाम का जो डायरेक्शन है जिस तरफ को रहता है, देखो आपने क्या किया, इधर को रख दिया अंगूठा और ऊपर को बी की डायरेक्शन में अपने जो फिंगर्स हैं उनको रख दिया, तो आपका पाम जाएगा डाउनवर्ड, स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन की तरफ, ठीक है। स्क्रीन पे रहेगा आपका पाम, माने नीचे की तरफ। तो ये हो गया आपका नेगेटिव जेड डायरेक्शन। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या है, अ चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप पे उसको प्रोजेक्ट किया, ये होती है हमारी करंट कैरिंग लूप। अब करंट कैरिंग लूप की ये है एक्सिस, लूप में मान लो ऐसे कुछ करंट चल रहा है। बच्चों इस करंट कैरिंग लूप जो होती है, हमें पता है करंट कैरिंग लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसकी एक्सिस के अलोंग ही होता है। या तो फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ होगा, या तो फील्ड इधर की तरफ होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ द करंट। तो ये करंट हम क्लॉकवाइज भेज रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज भेज रहे हैं, लेकिन ये बात श्योर है कि जो फील्ड होता है वो एक्सिस के अलोंग होता है। फील्ड कहाँ के अलोंग होता है, अलोंग एक्सिस, ठीक है। नेट फील्ड जो होता है वो करंट कैरिंग लूप की वजह से कहाँ की तरफ होता है, वो होता है अलोंग दी एक्सिस, ठीक। अब हमसे क्या बोला हुआ है, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग दी एक्सिस ऑफ द लूप। तो चार्ज पार्टिकल को भी प्रोजेक्ट किया गया है अलोंग दी एक्सिस, मान लो इधर। तो आपको पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल ये सेम डायरेक्शन में हो, इनकी स्पीड, या ऑपोजिट हो, अगर ऐसे भी हो कि मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल इधर भेजा है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ऐसे केस में जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला, वो क्या होता है, ज़ीरो। तीन ही तो केस हैं हमारे। अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर स्ट्रेट लाइन में आते हैं, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल, तो मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होता है। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी माने और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो, तो फोर्स मैक्सिमम होता है, तो तब ये सर्कल में घूमता है। और इसके अलावा कोई जनरल एंगल हो, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, तो तब हेलिकल पाथ होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो, मतलब केस कौन सा है कि मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो लगेगी। अब मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो लगेगी तो पार्टिकल एक्सेलरेट भी नहीं करेगा, पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो है तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो। और एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, कांस्टेंट। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी विद विच इट इज़ प्रोजेक्टेड।
द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। द एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द कॉइल। द चार्ज पार्टिकल विल मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू मूविंग चार्जेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।